नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसी बहन की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के लिए हम लेकर के आए हैं, जिनको बचपन से ऐसा लगता आया है कि उनकी माँ उनसे प्रेम नहीं करती हैं, माँ उनकी दिल की बात को बिल्कुल भी नहीं समझती हैं, जैसे कि वे अपनी माँ के लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट ना हो। वो कैसी भी परिस्थिति के अंदर हो, उनकी माँ को फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ इस प्रकार की हीन भावना के साथ ये बहन बड़ी हुई हैं। और जब हम बहन से बात कर रहे थे तो हमारे को क्लियरली ये चीज़ नज़र आ रही थी कि जो बहन है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन है, ऑलमोस्ट एक डिप्रेस्ड स्टेट के अंदर ये जो बहन है ये नज़र आ रही थी। तो हमने बहन से पूछा कि क्या अपने माता पिता के आप अकेले बच्चे हैं। इन्होंने बताया कि इनसे एक लगभग 8-9 वर्ष आयु छोटा इनका एक भाई भी है। ये कहती हैं कि माँ क्या होती है, माँ ऐसी चीज़ होती है जो कि अपने जो उसके बच्चे होते हैं उनका चेहरा देख करके बता देती है कि उसके बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। बच्चा खुश है, बच्चा दुखी है, या बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन ये कहते हैं कि मेरी माँ तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देती थी। हमने इनसे पूछा कि क्यों ध्यान नहीं देते थे, तो ये इन्होंने बताया कि हमारी जो मम्मी हैं, हम लोग एक बहुत बड़े जॉइंट फैमिली के अंदर थे और जॉइंट फैमिली में बहुएं बहुत कम थी, तो माँ के ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता था और इतने ज़्यादा प्रेशर के चलते वो जो है ध्यान ही नहीं दे पाती थी हमारे ऊपर। तो हमने कहा कि भाई आपको जेन्युइन रीज़न पता है ना क्यों ध्यान नहीं दे पाती थी। तो बहन ने कहा कि भाई कि मैं समझती हूँ, लेकिन 8-9 साल का बच्चा तो उस बात को नहीं समझता। आज मैं कितना भी प्रयास करूँ इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि भाई ठीक है, माँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के अंदर थी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन ये कहती हैं कि उस समय जो वो बच्चा था उसको अपनी माँ की आवश्यकता थी। और मतलब कहते हैं कि मैं आगे पीछे अपनी माँ के घूमती रहती थी, तो माँ मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, मैं कैसे गिर रही हूँ, मैं कैसे पढ़ रही हूँ, उसको कोई वो नहीं था, परवाह नहीं था। और ऐसे में अच्छा, एक और इन्होंने विशेष बात बताई। कहती सबसे बड़ा जो दुख है मेरे जीवन का वह ये है कि मेरी माँ मेरी सगी माँ होने के बावजूद भी अपने हिसाब से मुझे ट्रीट नहीं करती थी। मेरी माँ को जैसे जैसे रिश्तेदारों ने बताया, यानी कि उनके इन लॉज जिस प्रकार की इमेज उन्होंने मेरी माँ के सामने प्रस्तुत करी, या जैसा जैसा वो बोलते थे वैसा वैसा मेरी माँ ट्रीट करती थी, जैसे उसके पास अपना दिमाग ही ना हो। मैंने अपने दिल की बहुत बात अपनी माँ को बताने का प्रयास किया, लेकिन वो मेरी बात सुनती नहीं थी। ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों। तो हमने बहन को जब थोड़ा इसके अंदर एक प्रकार से कुरेदा उनकी भावना को, तो उन्होंने एक स्पेसिफिक इंसिडेंट्स बताया उनके बचपन का, जिसके बाद से इनके मन के अंदर ये मायूसी जो है वो पूरी तरह से भर गई, क्योंकि कभी भी इनकी बात नहीं सुनी गई थी। तो इन्होंने ऐसा बताया कि इनकी माँ के ऊपर प्रेशर बना करके रखने वाले बहुत सारे लोगों में से एक जो महिला थी वो इनकी चाची थी। इनकी चाची कुछ इस प्रकार की थी कि वो काम थोड़ा कम करती थी और वो टैंट्रम्स ज़्यादा करती थी। और टैंट्रम्स के अंदर मतलब उनको ना ये सारे टेक्निक्स यूज़ करनी आती थी इनकी चाची को। तो चाची जी टैंट्रम्स करके जो है इनकी माँ के ऊपर निरंतर प्रेशर बना करके रखती थी, उनको गिल्ट कॉन्शियस रखती थी कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो माँ है वो काम करें। और ये कहती हैं कि मैं 7 या 8 साल की बच्ची थी और मुझे ये देख देख कर के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मुझे अपनी चाची से बुरी तरह से नफरत थी। मैं चाहती थी कि ये जो मेरी चाची है इसका मैं किसी प्रकार से कोई नुकसान कर दूं, इसको मैं जहर दे करके मार दूं, या मैं किसी प्रकार से जो है उसके प्राण छीन लूं, कि मेरी माँ को जो वो चाची है वो परेशान करना बंद कर दे। तो कहती हैं ऐसी भावना थी मेरे मन के अंदर कि भाई इससे बदला लेना है। अब ये कहती कि मैं 8 साल की बच्ची थी, 8 साल का बच्चा क्या बदला ले पाता। तो ये बताती हैं कि जो इनकी चाची हैं, इनकी चाची जिस बिस्तरे पर सोती थी तो अपने सिराने के नीचे इनकी चाची को पैसे रखने की आदत थी, पैसे जोड़ती थी वो।
अब इन्होंने ये दिमाग लगाया कि भाई मैं वैसे तो इसका नुकसान नहीं पहुंचा सकती हूँ, मैं ऐसा करूंगी, मैं इसके सारे पैसे चुरा लूंगी, और जब मैं चाची के सारे पैसे चुरा लूंगी तो उससे चाची गरीब हो जाएगी। और इसी भावना के चलते ये कहती हैं कि मैं हर रोज़ थोड़े थोड़े पैसे चाची के बिस्तरे के जो सिराना है उसके नीचे से चुराने लगी, थोड़े थोड़े पैसे चाची के सिराने के नीचे से चुराने लगी। अब उनके पैसे वहाँ पर कम होते जा रहे थे। कह रही कि मैं ऐसा सोचती थी कि मैं दिमाग लगा रही हूँ और मैं ये कर रही हूँ, लेकिन मैं थी तो 8 साल का बच्चा, तो मेरी जो चाची है वो पहले ही दिन से नोटिस कर रही थी, वो छुप करके देखती थी मुझे कि मैं वहाँ से पैसे निकाल रही हूँ, और पैसे निकाल करके फिर मैं क्या कर रही हूँ। वो देखती थी कि मैं पैसे निकाल करके थोड़ा इधर उधर देख करके ऐसे छुपा करके लेकर के जा रही हूँ कहीं। तो मेरी चाची ने ये कई दिन तक जो है इस चीज़ को नोटिस किया कि जब वो वहाँ नहीं होते तो मैं जा करके उनके पैसों में से थोड़े पैसे चुरा लेती हूँ। और फिर एक दिन जो चाची है उन्होंने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ जैसे मेरे ऊपर धावा सा बोल दिया उस दिन, और मैं एकदम सहम गई, डर गई। उन्होंने कहा कि तू दिखा तेरे हाथ के अंदर क्या है। और मेरी चाची ने घर के अंदर वो स्पॉट भी आइडेंटिफाई कर लिया था जहां पर जाकर के मैं ये चुराए हुए पैसे छुपाती थी। तो कहती हैं कि मेरी चाची ने उसके बाद मेरी बहुत बेइज्जती करी, मुझे बहुत डिफेम सा किया फैमिली के अंदर, और माँ को ये बोला कि कहाँ से इसके अंदर ये हरकत आ रही है, कहाँ से चोरी करना कहाँ से सीख गई है, चोर बनेगी तो बड़ी होकर के, इस प्रकार से वो किया। तो कहती हैं कि उस दिन मेरी माँ ने मुझे इतना मारा कि मैं क्या बताऊं। और मेरी माँ जो मुझे मार रही थी वो इतना ज़ोर ज़ोर से, और ज़ोर से इसलिए मार रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि पूरा परिवार देखे कि मैंने गलती की है, तो मेरी माँ ने मुझे प्रॉपर सज़ा दी है। ये बहन कहती हैं कि मेरे मन में जो भावना थी, मेरे मन में भावना पैसे को चोरी करने की नहीं थी। चोरी करके मैं क्या करती, मुझे तो मेरी चाची से बदला लेना था। ये कहती हैं कि मैंने उस समय अपनी माँ को बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी, लेकिन माँ मुझे चुप करा करके मुझे पीटती रही। बाद में भी ये कहती हैं मुझे इस बात का गम रहा कि मेरी माँ ने कभी भी मुझसे ये नहीं पूछा कि बच्चे तूने ये किया तो क्यों किया, बस मेरी बुरी तरह से मार लगाई और उसके बाद कुछ थोड़ा मुझसे वो रुखी रहने लगी, मेरे साथ रूड बिहेवियर जो है मेरी माँ का हो गया। ये कहती हैं कि मेरी माँ को, मेरे पिता को, घर वालों को शायद पेरेंटिंग आती नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि भाई बच्चे को मोटिवेट कैसे करना होता है, क्या करना होता है। तो कहती है मेरे अंदर ना ये जो बात है, मार की परवाह नहीं है, लेकिन इस बात का गम मेरे अंदर रह गया कि मैं अपनी माँ को ये समझा नहीं पाई कि एक्चुअली में मैं बदला लेना चाहती थी। पैसे चोरी करके, वो चोरी की इंटेंशन नहीं थी, मेरे को बदला लेने की इंटेंशन थी। तो यहाँ वैसे हमने बहन को थोड़ा सा गाइड किया, बहन को समझाया कि देखिए हमें ऐसा लगता है कि आपकी माँ को पता होगा कि आपने क्यों ये पैसे चुराए, और जब आप वो बात बोलने की कोशिश कर रहे थे तो जानबूझ करके उन्होंने आपको चुप कराया ताकि परिवार के अंदर किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो, ये वाली बात खुल करके सामने ना आए, क्योंकि खुल करके बात जब सामने आती है तो उसके बाद फिर परिवार टूट जाते हैं। जब तक छुपा करके पीछे से कोई षड्यंत्र कर रहा हो, लेकिन एक बार पर्दाफाश हो गया तो फिर परिवार साथ नहीं रह पाते हैं, बहुत ज़्यादा तरह की परेशानियां परिवार के अंदर आ जाती हैं। तो माँ को पता होगा, लेकिन जानबूझ करके शायद उन्होंने आपके मन की बात बाहर नहीं आने दी, आपसे बात नहीं की, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया कि आप के साथ स्ट्रिक्ट रहेंगी तो आप ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेंगी। और हमने ये भी कहा कि बहन अच्छा हुआ कि आपको रोक दिया गया, आपके साथ ये पिटाई हुई बचपन के अंदर, क्योंकि जो आपके मन में भावना चल रही थी, किसी दिन मौका देख करके आप तो अपनी सोती चाची का गला रेत देते, जैसे आपके मन में हीन भावना चल रही थी बदला लेने की। उससे तो बढ़िया ये है कि वैसी कोई हरकत आपसे नहीं हुई, ये चोरी वाला इंसिडेंस आपसे हुआ और वो भी आप पकड़े गए। उसके बाद ऐसा प्रेशर आपके ऊपर बन गया कि आप ऐसा कुछ कर नहीं पाए, वरना आप अपनी चाची को या परिवार के किसी दूसरे सदस्य को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन ये तो सांत्वना देने की बात है दोस्तों, फिर भी जो ये बहन है इनका अपना कंसर्न तो अपनी जगह पे था कि मेरे मन के अंदर जो है ये जो गम है वो बहुत ज़्यादा जो है बस गया। फिर एक दूसरा किस्सा इन्होंने बताया, इन्होंने कहा जब मैं 9वीं 10वीं कक्षा के अंदर थी तो आस पड़ोस के जो लड़के हैं, जो गली मोहल्ले के लड़के होते हैं, स्कूल या ट्यूशन के जो लड़के होते हैं, कैसे ना कैसे करके ये लोग क्या करते हैं कि जो लड़कियां होती हैं उनके घर के जो फ़ोन नंबर हैं वो पता कर लेते हैं।
तो कहती हैं कि जब मैं 9वीं या 10वीं कक्षा के अंदर थी तो बहुत सारे लड़के रैंडम फ़ोन कॉल्स करते थे घर पे, और फ़ोन कॉल्स करके मुझे परेशान किया करते थे। मैं कुछ कुछ बोल करके फ़ोन काट दिया करती थी, और कुछ लोगों को समझाती थी कि भाई यहाँ पे फ़ोन मत करो, मुझे परेशान मत करो। तो ये कहती हैं कि मेरी माँ को वहाँ पर भी ये लगता था कि मेरा लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है। मैं यहाँ पे भी जब अपनी माँ को समझाने की कोशिश की मैंने कई बार कि भाई वो लोग परेशान करते हैं, तो कहती है मेरी माँ इस बात को सुन करके राजी नहीं होती थी, वो मुझे ही झटक देती थी कि नहीं तू ही गलत है, तेरा ही कुछ चक्कर चल रहा है, अभी तू मैंने तेरे को देख लिया है फ़ोन पे बात करते हुए, तो तू कहानियाँ बना रही है मेरे साथ। तो यही दोस्तों कहीं ना कहीं वही बात है, कहते हैं कि मेरी माँ और मेरे बीच के अंदर वो बॉन्डिंग ही नहीं रह पाई, और इसी चीज़ का गम है मेरे अंदर कि मेरी माँ कभी मुझे समझी क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं समझी, तो क्या तकलीफ़ है इस जन्म का। तो कहती हैं कि मुझे ठीक से समझ में नहीं आता, मैं अपना पूर्व जीवन देखना चाहती हूँ कि ऐसा क्या मेरी माँ और मेरे बीच में कार्मिक अकाउंट है कि मैं कितना भी उनको अपने मन की बात समझाने का प्रयास करूँ लेकिन वो मेरे मन की बात नहीं समझती। फिर एक दूसरा कैरेक्टर जो है वो उनके बारे में ये जानना चाहती थी, तो कहती है मेरे मायके के अंदर थी मेरी माँ और मेरे ससुराल के अंदर है मेरी सासू माँ। अब सासू माँ का ये बताती हैं कि सासू माँ को कुछ इस प्रकार का मेडिकल एलिमेंट है इनकी शादी से पहले से ही कि वे लगभग 35 वर्ष की आयु से इनकी सासू माँ जो है वो बेड रिडन है। अब ये कहते हैं कि इनकी सासू माँ के कई बच्चे हैं। तो जब हमारी शादी की बात चली तो मेरी सासू माँ ने मेरे घर वालों को ये बात क्लियरली समझा दी थी कि भाई जो मेरा बेटा है जिसके लिए आपकी लड़की का हम हाथ मांग रहे हैं वो बेटा अलग रहता है, उसकी बाहर नौकरी है, सरकारी नौकरी है, तो इसको ऐसा कुछ नहीं है कि इसको सेवा करनी पड़ेगी या उस सेवा के जाल में फंसाने के लिए हम इसकी शादी करा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये बताती है उनके कई बच्चे हैं वो साथ में रहते हैं और ऐसा हुआ भी। तो ये कहते हैं कि इस वाली चीज़ के अंदर तो मेरी सासू माँ ने मेरे को कभी प्रेशर नहीं दिया, कभी मैं उनके साथ ऐसा रही ही नहीं कि मुझे हर प्रकार की उनकी सेवा करनी पड़े, तो मुझे इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे फ्री रखा। लेकिन ये कहती हैं कि मेरी सासू माँ की ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि मैं रोज़ उनसे फ़ोन पे बात करूँ, जो जो चीज़ें वो मुझसे पूछें उसके ऊपर मैं उनको राय दूँ, और मेरी राय लेने के बाद मेरी सासू माँ के मन में जो आता है अपने हिसाब से उनको करना होता है। मेरी राय की क्या सच कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उनको ये लगता है कि मैं अपना टाइम उनको दूं, मैं अपना टाइम उनको दूं, मैं अपना टाइम उनको दूं। तो वो थोड़ा इस चीज़ को लेकर के एक कंसिस्टेंट प्रेशर मेरे ऊपर बना करके रखती हैं। दोस्तों देखिए, एक रीति देखा जाए तो ऐसा भी होता है कि भैया आप रोज़ रोज़ क्या बात करेंगे, और मतलब ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। लेकिन दूसरी रीति यहाँ पर देखा जाए तो एक एस्पेक्ट हमारे को ये भी लग रहा था कि सासू माँ अगर इतनी ज़्यादा बीमार हैं, देखिए अपने माता पिता की तरह ही होते हैं अपने सास ससुर भी, अगर वो इतनी ज़्यादा बीमार हैं और उनको ये लगता है कि भाई मैं इस बच्ची से बात कर लूँगी, वो कहती प्यार से बात करती है, वो ऐसी भी कोई ये नहीं कोई षड्यंत्र करती है, कुछ भी नहीं करती, मेरी सास को पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मैं बात करूँ। तो हमने इनको कहा कि बहन देखो, अगर वो इतना छोटी सी चीज़ अगर एक्सपेक्ट कर रही हैं आपसे, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई आपको थोड़ा सा यहाँ पे हम ये जो बहन है इसको बहुत ज़्यादा सेल्फिश जोन के अंदर हम देख रहे थे। हो सकता है आप लोग व्यूअर्स हैं, आपका थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, लेकिन जो वाइब हमारे को फील हो रहा था, हमारे को दिख रहा था कि ये बहन बहुत ज़्यादा ना सेल्फ सेंटर्ड है। हालांकि ये बहन ये बोल रही हैं कि इनको नहीं समझा गया, इनकी माँ ने नहीं समझा, या सासू माँ प्रेशर डालती है कि उनसे फ़ोन पे बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात नज़र करके आ रही थी कि अपने अलावा इस दुनिया के अंदर ये किसी के बारे में नहीं सोचती। इनको बस ऐसा लगता है कि भाई इनके हिसाब से ही सब लोग चलें, इनके हिसाब से ही सब लोग जो है सोचें और इन्हीं के बारे में सोचें और किसी दूसरी चीज़ के बारे में ये ना सोचें। तो क्या कहते हैं कि ये जो भावना है ना इनके अंदर एक्सट्रीम के अंदर चली गई है, जिसने कहीं ना कहीं ये डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेल्फिश भी बना दिया है, जिसके अंदर देखिए जब हम रिश्तों के अंदर होते हैं, परिवार के अंदर होते हैं, तो परिवार का मतलब क्या होता है कि सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं, कुछ हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ उनकी हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, है ना। तो अगर दूसरे अपनी कोई एक्सपेक्टेशन पूरी कर रहे हैं कि जैसे इनकी सासू माँ ने प्रपोज किया था कि भाई कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, बच्चे को कोई सेवा नहीं करनी होगी और किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं वहाँ पे, लेकिन अगर इतना भर तो मतलब वो अपनी तरफ से उन्होंने फ्री छोड़ रखा है हर चीज़ के अंदर, जैसे कि और परिवारों में नहीं होता है। लेकिन अगर इतनी छोटी सी भी अगर उनकी एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी देर उनसे बात कर ली जाए,
तो उसके अंदर भी ये बताती हैं कि मुझसे बात नहीं होती है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो मैं बात नहीं कर सकती उनसे। तो हमें कहीं ना कहीं एक बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश पना जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा था। इनसे वाइब्रेशन वो जो है हमारे को कैच हो रहे थे। लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट भी है दोस्तों। दूसरा एस्पेक्ट ये है जो हमारे को देखने को समझ में आया हमारे को, वह ये था कि जो इनकी सासू माँ है, जो उनकी मेडिकल कंडीशन है, वो इनसे फिजिकली तो सेवा नहीं ले रही हैं, लेकिन जब ये लोग फ़ोन पे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो इनकी जो सासू माँ है वो इनकी जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करती हैं, इनकी जो प्राण ऊर्जा है उसको खींचती हैं। कुछ लोग होते हैं दोस्तों, उनका इस प्रकार का पार्ट होता है कि वो अगर आपसे आपके संपर्क के अंदर आते हैं तो आपकी पूरी शक्ति खींच ले, तो उनको थोड़ा एनर्जी वैम्प्स, एनर्जी वैम्पायर टाइप की जो पर्सनालिटीज़ होती हैं इस प्रकार के होते हैं। तो वो भी चीज़ हमारे को ऐसा लग रहा है। तो हमारे को ओवरऑल यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रही थी कि ये बहन जो है इसका एनर्जी है बहुत ज़्यादा डाउन, इनके पास इतनी सी भी शक्ति नहीं है किसी को देने के लिए। ये अभी चाहती हैं कि इनको समझा जाए, सब लोग अपनी एनर्जी इनके साथ शेयर करें। तो इनकी सासू माँ की जब ये एक्सपेक्टेशन इनसे होती है कि ये बात करें और एक प्रकार से अपनी जो एनर्जी है इनसे शेयर करें अपनी सासू माँ से, तो ये बहुत ज़्यादा तिल मिला जाती हैं। और क्योंकि इनके अंदर अपने अंदर शक्ति है ही नहीं, तो ये बहन अपनी सासू माँ को भी अपने पास्ट लाइफ में देखना चाहती थी, जानना चाहती थी कि इतना ज़्यादा इनकी जो सासू माँ हैं उनको क्यों ये एक्सपेक्टेशन है कि ये उनसे बात करें, और इनको इनकी एनर्जी को ड्रेन करने की इतनी ज़्यादा भूख क्यों है इनकी सासू माँ के अंदर। तो दोस्तों इसको लेकर के, इन दोनों चीज़ों को लेकर के हमने बहन का जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, और अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये बहन इन दोनों कैरेक्टर्स को अपनी पास्ट लाइफ के अंदर देख पाई थी, और अपने जो इनके प्रश्न हैं उनके उत्तर भी ये जो बहन है वो ढूंढ पाई थी। तो दोस्तों अपने पूर्व जीवन के पहले दृश्य के अंदर ये बहन ऐसा देखती हैं कि जैसे ये एक कमरे के अंदर खड़ी हुई हैं, और उस कमरे के अंदर बहुत सारा फर्नीचर है, और ये जो कमरा है ये बहुत बड़ा कमरा है। अपने राइट साइड में ये देखती हैं तो इनको वहाँ पर एक स्टडी टेबल और एक चेयर नज़र आती है, जिसके ऊपर बहुत सारी साज सज्जा की आइटम्स इनको दिखाई दे रही होती हैं, और एक बॉक्स दिखाई दे रहा होता है जिसके अंदर स्टेशनरी आइटम्स होती हैं, जैसे कि पेंसिल, स्केल और इस प्रकार की जो आइटम्स हैं इनको वहाँ पर नज़र आ रही होती हैं। फिर ये अपने बाकी के कमरे के अंदर जब ये ध्यान दौड़ाती हैं तो वहाँ पर इनको एक बड़ा सा सोफ़ा सेट भी नज़र आता है, और एक बहुत बड़ा लाल रंग का कारपेट जो है इनको उस कमरे के अंदर बिछा हुआ नज़र आ रहा होता है, जिसके ऊपर 2 बच्चे खेल रहे होते हैं। एक बच्चा लगभग 4 वर्ष की आयु का है, और दूसरा बच्चा जो है उससे बस 1 वर्ष बड़ा है, जो कि 5 वर्ष की आयु का बच्चा है। इनको ऐसे नज़र आ रहा होता है। जब ये अपने आप को देखती हैं तो अपने आप को एक 12 से 13 वर्ष की आयु की कन्या के रूप में देखती हैं, जो कि इंडियन ओरिजिन की है, लेकिन उसका रंग बहुत ज़्यादा गोरा है, एक्सेप्शनली गोरी है ये लड़की। इस प्रकार से देखती हैं। लड़की ने ये बताती हैं कि लड़की के खाली पैर हैं, और उसने एक लाइट कलर का जो है फ्रॉक पहना हुआ है। जब हम इनसे पूछते हैं कि एग्जैक्टली क्या स्थान है, कैसे है, तो ये कहती है कि ये लिविंग रूम है, और यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, नीचे सीढ़ियाँ हैं जिससे कि आप नीचे जा सकते हैं। तो लिविंग रूम से बाहर निकल कर के ये सीढ़ियों में जाती हैं, नीचे इनको एक बहुत बड़ा हॉल नज़र आता है। तो ये ऐसा बोलती हैं कि मुझे प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये किसी बहुत ही अमीर आदमी का घर है, और मतलब इस जो घर है इसके बहुत सारे सेक्शंस हैं, और हम इनको बोलते हैं कि ठीक है ये जो पूरा जो घर आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर आप जो है घर का किचन ढूंढो, घर का किचन कहाँ है, क्योंकि काफ़ी हम प्रयास कर रहे थे लेकिन इनको घर के अंदर दूसरे कैरेक्टर्स नज़र नहीं आ रहे थे, बस वो 2 बच्चे इनको शुरू के अंदर नज़र आए थे और कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तो हमने कहा कि आप जा कर के जो किचन है उसको ढूंढिए, देखिए शायद किचन में कोई आपको मिले। तो जब ये किचन के अंदर प्रवेश करती हैं तो इनको एक बहुत ही मॉडर्न टाइप की किचन वहाँ पर नज़र आती है, जो कि बहुत ही मतलब कैबिनेट्स वगैरह सब कुछ उस किचन के अंदर बड़े हुए हैं, काफ़ी बड़ी इनको किचन नज़र आती है। वहाँ पर एक औरत है जिसने की साड़ी पहनी हुई है, जो कि लगभग 45 वर्ष की आयु की है।
वो औरत इनको खाना पकाते हुए नजर आती है, और जो खाना वो पका रही होती है उसके बहुत सारे बर्तन नजर आ रहे होते हैं, कि जैसे कोई बहुत बड़ा परिवार हो जिसके लिए वहाँ पर खाना पकाया जा रहा हो। तो उस औरत को जब ये देखती हैं तो बताती हैं कि ये मेरी माँ हैं इस जीवन की, जो कि यहाँ पर खाना पका रही हैं। ये कहती हैं कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ तो माँ रूखी है। उनसे जब ये अपना एनर्जी को फील करती हैं तो माँ कहती है कि बहुत ही एक रूखापन है। और हम इनसे पूछते हैं कि भी माँ रूठी हुई हैं, रूखापन है, तो चलो इनसे अपने पिताजी के बारे में पूछो, पिताजी कहाँ हैं। तो जैसे ये उनसे पिताजी के बारे में पूछती हैं तो माँ इनको गुस्से से इनकी तरफ देखती हैं, मतलब माँ की आंखें वो हैं, लाल हैं, और गुस्से से देखती हैं। वो कोई जवाब नहीं दे रही है, बस मैं उनसे बात कर रही हूँ तो गुस्से से मेरी तरफ घूर करके मुझे देख रही हैं, और जैसे कि पता नहीं क्या, किस बात का उनको मेरे ऊपर गुस्सा है। हम पूछते हैं कि भाई बताओ, पिताजी को उनसे कोई झगड़ा हुआ है आपका, क्या है। तो कहती है नहीं, मेरे को जो है समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, कैसे है। फिर थोड़ी सी देर में इनको ऐसा नज़र आता है कि जिस किचन में इनकी माँ खड़ी हैं और जो एक नीचे एक हॉल है, उसके बाहर एक गार्डन है जहाँ पर एक नौकर है जो कि गार्डनिंग कर रहा है, वहाँ के जो भी जैसे जो गार्डन होता है उसको क्लीन कर रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है। एक माली इनको बाहर नज़र आ रहा होता है। तो ये कहती हैं कि भी ये मालिक जो है ऐसा इस घर का नौकर है जो मुझे नज़र आ रहा है, और नौकर जो है उसकी आयु भी जो है इनको 45-46 वर्ष के आसपास की जो है नज़र आ रही होती है। तो अब इनसे कहते हैं कि भाई जाकर के, माँ तो जवाब नहीं दे रही है, जाकर के नौकर से बात करो, थोड़ा जानकारी निकालने का प्रयास करो। तो जैसे ही हम इनको कहते हैं कि आप नौकर के पास जाएं और ये नौकर से कुछ बात करने लगती हैं, तो इनको सडन रियलाइजेशन ऐसा होता है कि ये घर के नौकर तो हैं लेकिन ये मेरे पिताजी भी हैं। कहती मेरे उस जीवन का पिता हैं ये। और जैसे ही ये पिताजी से बात कर रहे होते हैं, अचानक से जो इनका पर्सपेक्टिव है घर को लेकर के, वो पर्सपेक्टिव इनका चेंज हो जाता है। दोस्तों, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम शुरू में किसी दृश्य को देखने लगते हैं तो हमारे को एक अलग अंडरस्टैंडिंग आ रही होती है, लेकिन धीरे धीरे हमारे पास ज़्यादा जानकारी जब आती जाती है, ज़्यादा स्मृतियाँ जागृत होती जाती हैं, तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो ब्रॉड होता जाता है और हमारे को बेहतर समझ में आने लगता है कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। तो पिताजी से बात करते हुए इनको रियलाइज होता है कि जिस जगह पर ये लोग काम कर रहे हैं, जिस घर पे ये लोग हैं, दरअसल इन लोगों का नौकरों का परिवार है। जो ये बहुत बड़ा घर है, इसको लग करके क्वार्टर मिला हुआ है, उस क्वार्टर के अंदर इनकी फैमिली रहती है, इनकी माँ, इनके पिता, और वो जो 2 बच्चे खेल रहे थे वो दोनों इन्हीं के भाई थे। ये 5 लोग सर्वेंट्स क्वार्टर के अंदर रहते हैं, और ये जिस जगह की ये देखरेख कर रहे हैं, शुरू में इनको ऐसा लगता है कि ये किसी बहुत ही बड़े आदमी का घर है, जो कि आगे चल करके फिर जो एक थॉट है फर्दर रिफाइन होता है और आगे चल करके पता चलता है कि ये घर नहीं था। लेकिन अभी के लिए इनको ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि घर है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई अगर किसी अमीर आदमी का घर है तो उसकी फैमिली भी तो होगी ना, यहाँ पे सिर्फ नौकर ही नौकर तुम लोग घूम रहे हो और तुम्हारा ही परिवार है, तो मालिक की फैमिली कहाँ है। तो हम इनसे पूछते हैं मालिक की फैमिली कहाँ है, मालिक की फैमिली कहाँ है। तो जैसे हम ये बोलते हैं तो इनको ऐसी स्मृति आती है कि बाहर गार्डन के अंदर कोई मीटिंग या कोई मिनी फंक्शन टाइप चल रहा है, जहाँ पर लोग खाना पीना कर रहे हैं। एक कोई लॉन सा है इस प्रॉपर्टी को लग करके, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो इनको स्मृति आती है कि मालिक और उनका जो परिवार है उस तरफ है। और फिर आगे चल करके जब हम इनको बोलते हैं कि वहाँ पे आप जाइए, उस सेक्शन में आप जाइए, तो पहले ये ना उस सेक्शन में जा नहीं पा रही होती हैं, कोई चीज़ होती है जो कि इनको रोक रही होती है। लेकिन फिर बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, बहुत सारे एफर्ट्स डाल करके इनको ऐसा दृश्य नज़र आता है कि जो पार्टी जिस लॉन के अंदर हो रही है, उस लॉन के अंदर ये पहुँच गई हैं। वहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनको 5 लोग जो कि शायद वहाँ परमानेंटली रहते हैं, वो वहीं के वही परिवार है, वही लोग मालिक हैं, ऐसी इनको कोई फीलिंग आती है। लेकिन जो 5 लोग इनको एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे होते हैं, वो 5 के 5 पुरुष होते हैं, उनमें एक भी महिला नहीं। 5 पुरुष कोट सूट टाई पहन करके खड़े हैं। ये बताती हैं कि उनके हाथों में बहुत सारी फाइल्स हैं और उनके दूसरे हाथ में, उन सबके हाथ में ड्रिंक्स हैं, वो जैसे शराब पी रहे हैं।
तो हम इनको बोलते हैं कि आप उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए कि मालिक कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है, कुछ बहाने से जाकर के बात करो। जैसे ही ये उन पांचों के ग्रुप के पास जाती हैं तो इनको नज़र आता है कि उनमें से एक व्यक्ति है जिसने कि अपनी जो ड्रिंक है उसको रख दिया है। वो इससे पहले कि ये उन सबको अप्रोच करें, वो आता है और आकर के उसने इनका हाथ पकड़ लिया है जोर से और इनको खींच करके साइड में लेकर के गया है। और वो ये कह रहा है कि तुम यहां पे क्या करने के लिए आई हो? तुम्हें मैंने मना किया हुआ है ना कि ऐसे सबके सामने मत आया करो मिलने के लिए, बात करने के लिए। तुम यहां पे क्या करने के लिए आई हो? तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई ये व्यक्ति आपसे ऐसे क्यों बात कर रहा है? तो कहती हैं कि ये मालिक है, फीलिंग आ रही है मुझे ऐसी, लेकिन शायद मुझे यहाँ पर आना अलाउड नहीं है। भाई ये अभी सब बड़े लोग यहाँ पर हैं तो इनके बीच में मुझे आना अलाउड नहीं है, तो इसीलिए आकर के जो है मुझे डांट रहा है, शायद मुझसे गलती हो गई है। फिर वहीं पर इनको नज़र आता है कि उन्हीं पांचों लोगों में से एक दूसरा व्यक्ति आता है। वो आकर के पहले वाले व्यक्ति के कंधे पे हाथ रखता है और कुछ ऐसा बोलता है कि क्या बात चल रही है, क्या हो गया, क्यों डांट रहे हो इसको, कुछ इस प्रकार से बात होती है। तो वो इनका हाथ छोड़ देता है और वो थोड़ा कुछ नहीं कहता है कि वो कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है, तुम देखो, मैं आई गो एंड ग्रैब माई ड्रिंक। तो वो जा करके अपनी ड्रिंक उठा लेता है और वो इधर उधर हो जाता है। अब ये देखते हैं कि जो दूसरा लड़का वहां पर आया है बात करने के लिए, वो इनसे बहुत ही हंस हंस करके इनसे बातें कर रहा है और इनको कुछ कह रहा है कि तुम कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, जाओ अपना काम करो, ऐसा कुछ करके बहुत अच्छे से दूसरे वाला व्यक्ति जो है उसने बात करी है। और उससे कह रही है कि मुझे एक फ्रेंडशिप जैसी फीलिंग भी मुझे उस व्यक्ति से आ रही है जिसने मुझसे अच्छे से हंस हंस के बात करी है। और फिर उसने कहा कि भाई तुम चली जाओ। तो ये कहती है कि मैं वहाँ से आ गई। यहाँ दोस्तों हम इनका जो रिलेशनशिप है इन दोनों से, उसको एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो वो करते करते इनको ऐसी स्मृति आती है कि ये जिस जगह पे ये सब लोग काम करते हैं, ये कोई बहुत बड़ा सरकारी कोई ऑफिस है, भवन है, कुछ ऐसा है जिसके अंदर ऑफिसर्स का रेजिडेंस होता है। जैसे दोस्तों इनको एग्जैक्टली कौन से ऑफिसर का रेजिडेंस है ये सब तो समझ नहीं आया था, लेकिन जैसे दोस्तों होता है कि तहसीलदार हैं तो तहसीलदार को बहुत बड़ी कोठी मिल जाती है, या जैसे को बड़े आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, तो इनको क्या है सरकार की तरफ से बंगलोज मिलते हैं। तो ऐसे ही किसी बहुत बड़े अधिकारी का या अधिकारियों का कोई बंगला है, ये कोई मैंशन टाइप है जो कि सरकारी प्रॉपर्टी है और सरकार के बिहाफ पे ही ये लोग उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हैं। इनके बहुत ही लो क्लास इन लोगों का जॉब है, इनके माता पिता का, वो लोग इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हैं। और भी काम करने वाले लोग हैं जिनको वो लोग मेंटेन करते हैं। और यहाँ पर ये जो 5 लोग नजर आए थे, ये अभी ऑफिसर्स एंड रेजिडेंट्स थे। यहाँ पर इन 5 ऑफिसर्स का स्टे रखा हुआ था, जो कि देखने में थोड़े कुछ फॉरेनर्स टाइप के लग रहे थे। शायद फॉरेन ओरिजिन के कुछ ऑफिसर्स हैं जो शायद भारत के अंदर आए हुए हैं और उनका यहाँ पर रेजिडेंस है। और ये पूरा जो महल सा है उसी चीज़ की व्यवस्था करने के लिए है। आगे जब फिर हम ये फर्दर जब उनसे जो रिश्ता है ये एक्सप्लोर करती है, तो इनको ऐसा नज़र आता है कि वो जो सूट बूट वाला जो आदमी है उससे इनका किसी प्रकार का लव अफेयर है। और उस लव अफेयर के चलते रात के समय जो है ये लोग जो है एक दूसरे से मिलते हैं और रेगुलरली जो है ये उन्हीं के साथ होती हैं। ये ऐसा बताती हैं कि भाई मेरे को काफ़ी बड़ा है वो लड़का इनसे एज के अंदर, है ना, ये केवल 12-13 साल की आयु की कन्या है और वो जो लड़का इनको नज़र आ रहा होता है वो 24-25 वर्ष की आयु का है। लेकिन एक प्रकार से वो ये इनको यहाँ पे ऐसा फीलिंग आती है कि भाई कि मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, लेकिन ये जो है बस एक प्रकार से जो है कहती कि पहले मुझे लगता था कि ये मुझसे प्यार करता है, लेकिन अभी मुझे इसका ये रूप मेरे सामने आ गया कि इसको बस जो है एक जैसे मेरा शरीर है उसकी इसको भूख है। और उसी चीज़ के चलते बस ये जो है ये मेरे साथ है। ये नहीं चाहता कि किसी को भी पता लगे कि इसका और मेरा किसी प्रकार का अफेयर है। शायद ये एम्बैरेस्ड रहता है उस चीज़ से। लेकिन ये कहती हैं कि धीरे धीरे मैं समझ रही हूँ कि ये क्या है और मैं इससे दूर जाना चाहती हूँ, लेकिन ये मुझे छोड़ नहीं रहा है। हम इनसे पूछते हैं कि आपका जो अफेयर है उसके बारे में किसी को पता है? तो ये कहती हैं कि हमने बताया किसी को नहीं है, लेकिन मेरी माँ जानती है। कहती है माँ को सब कुछ पता है। माँ जो होती है वो चारों तरफ नज़रें रखती है। माँ जानती है कि मैं शाम के समय गायब हो जाती हूँ, कभी कभी रात को बीच में से उठ करके भी मैं गायब हो जाती हूँ। तो माँ
को पूरा पता है कि क्या यहाँ पर चल रहा है, लेकिन बहुत ही गरीब हैं हम लोग, तो मेरी माँ जो है वो कुछ कर नहीं सकती, ये जो ऑफिसर है इनको कुछ बोल नहीं सकती है, तो वो चुपचाप जहर का घूंट पी रही है कि मेरी एक प्रकार से नाबालिग जो लड़की, इतनी कम उम्र की जो लड़की है, वो एक गोरे साहब के साथ इस तरह की किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। तो कहती कि मेरी माँ ने किसी को कुछ नहीं कहा है, मेरे पिता को भी कुछ नहीं बताया है, लेकिन मेरी माँ की आंखें बताती हैं कि जैसे मैंने उसका विश्वास तोड़ दिया है, और मेरी माँ अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा दुखी है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि वो जानती है कि वो इस चीज़ के अंदर वो मतलब कुछ कर नहीं सकती है। आगे ये देखती हैं कि अगले 2-3 साल तक यही चीज़ चलती जा रही है, ये 15-16 वर्ष की आयु की हो गई हैं, और उसके बाद कुछ ऐसी एक वो सामने इनको नज़र आता है कि वो जो व्यक्ति है उसका कहीं पर ट्रांसफ़र हो गया है, और वो व्यक्ति वहाँ से फिर चला गया है, और उसके बाद जीवन के अंदर इनको वो व्यक्ति कभी वहाँ पर नज़र नहीं आया। जब तक उस व्यक्ति का ट्रांसफ़र हुआ तब तक ये कहती हैं कि मैंने भी उससे अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया था। मैं समझ गई थी कि मेरा यहाँ पर कोई भी भविष्य नहीं है, लेकिन मैं छोटी बच्ची थी, तो पता नहीं कैसे बस मैं उसका जो ये प्रेम का जो जाल है इसके अंदर जो है मैं फंस गई थी। फिर आगे ये अपना जो जीवन देखती हैं उसके अंदर एक नॉर्मलसी में बस इनका जीवन चलता रहता है, और बिल्कुल फिर जो है इनको हम सीधा इनके जो मृत्यु है उसके दृश्य के अंदर हम ले जाते हैं, और मृत्यु के दृश्य के अंदर इनको नज़र आता है कि काफ़ी बूढ़े होकर के, मतलब एक नॉर्मल ही इनकी जो है जैसे बीमारी से जो है इनको इनकी नेचुरल डेथ हुई है। अब दोस्तों ये जो पूरा प्रकरण था इसके अंदर जो ये कैरेक्टर्स इनके सामने आए थे, ये सभी जो कैरेक्टर्स हैं इनको इन्होंने अपनी इस लाइफ से जो है को रिलेट कर लिया था। इनको समझ में आ गया था कि इस लाइफ के और उस लाइफ के जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में कौन से हैं। तो सबसे पहले तो जो इनको माँ वहाँ पर नज़र आई थी और पिता वहाँ पर नज़र आए थे, इनके उस जीवन के माता पिता इनके इस जीवन के माता पिता ही हैं। तो पिछले जीवन के अंदर दोस्तों इनकी माँ के साथ एक प्रकार से जो उनकी अपनी बेटी है, देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता की पूरी जिम्मेवारी उनके ऊपर होती है। माता पिता चाहते हैं कि वो उनको प्रोटेक्ट करके रखें, अगर सामने से किसी प्रकार की कोई आपदा उनके ऊपर आए तो वो करें। और इस प्रकार की चीज़ के अंदर अगर इतनी छोटी उम्र के अंदर किसी माँ की बेटी इन्वॉल्व हो जाए और बेटी खुद जा करके इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, ऐसा भी नहीं कि उसके साथ अत्याचार हो रहा है, तो कोई भी माँ होगी जो उसका जो सीना है वो पूरी तरह से छलनी हो जाएगा। तो ये इनको ऐसा नजर आया कि अपने पूर्व जीवन के अंदर इनकी माँ का विश्वास ये पूरी तरह से खो चुकी थी। उनकी माँ की आंखों के अंदर घृणा की, माँ की आंखों के अंदर अविश्वास की, माँ की आंखों के अंदर दुख की भावना पूरी तरह से उतर गई थी। इनकी माँ को पूरा जीवन ऐसा लगा कि उनकी जो बेटी है वो अच्छे चरित्र की कन्या नहीं है और उसने जो है उनको धोखा दिया है। शायद इसी चीज़ के चलते इस लाइफ के अंदर जब ये परिस्थितियाँ सामने आई तो इनकी जो माँ है, भले ही कुछ इनके मन के अंदर बात रही हो, लेकिन शायद पूर्व जीवन से ही वो आत्मा इस एनर्जी को कैरी कर रही थी कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा इस बच्ची ने धोखा किया, ये बच्ची जो है विश्वास करने लायक नहीं है, इसी की ही गलती रही होगी। क्योंकि पिछले जीवन में माँ ने देखा था ना कि भाई यही जब सामने से जा रही है तो गलती तो इसी की है ना। तो शायद उसी भावना के चलते इस जीवन के अंदर भी जो इनकी माँ है वो बिल्कुल भी इनके ऊपर विश्वास करने को कभी भी तैयार नहीं थी। और आज भी इनकी माँ को ये बात समझ में नहीं आती है कि अगर उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर विश्वास नहीं किया तो इसमें उन्होंने गलत क्या किया। तो एक तो माँ का कैरेक्टर है जो वहाँ पे ऐसे सामने आया। फिर जो माली हैं उनको इन्होंने अपने पिता के रूप में देखा। जो दो छोटे भाई इनको वहाँ पर नजर आए थे उनमें से एक भाई को इन्होंने अपने इस जीवन के मामा के रूप में देखा था। दोस्तों उसके बाद ये जो दो कैरेक्टर्स इनको दिखाई दिए थे, जो लोग मालिक के रूप में थे, यानी कि जो ऑफिसर्स इन रेजिडेंस थे, जो वहाँ पर कुछ सालों के लिए रहने के लिए आए हुए थे अफसर, उनके अंदर से इनको एक ऑफिसर नज़र आया था जो कि इनके साथ जो है एक प्रकार से शारीरिक संबंध के अंदर था, एक प्रकार से इनका इस्तेमाल कर रहा था, जिसको इनसे बहुत ज़्यादा चाहिए था कि भाई ये जो उसकी शरीर की जो भूख है उसको ये पूरा करें। वो भी एक प्रकार से होता है कि मेरे साथ ये अपनी एनर्जी को शेयर करें, मेरी जो भूख है उसको ये पूरा करें। दोस्तों उस ऑफिसर को इन्होंने अपनी इस जीवन की सासू माँ के रूप में देखा, अपनी सास के रूप में देखा। शायद इसीलिए ही जब इनकी सास की ये जो बेसिक सी रिक्वायरमेंट है कि ये उनसे बात करें,
जब वो तकलीफ़ में ये उनसे बात करें, ये उनसे बात करें, उनकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो ये पूरा करें, इनसे ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि पिछले जीवन के अंदर ये दोनों प्रेमी रहे हैं और उस रिलेशनशिप के अंदर इनको अपने लिए केवल धोखा मिला था। इनको अपना जो एक रोल है वह केवल ऐसे मांस के टुकड़े का रोल था जिसको इस्तेमाल किया जा रहा था। तो वो जो भावना है उससे इनके अपने अंदर भी एक आत्मग्लानि रही होगी कि मुझे इस प्रकार से इस आत्मा ने इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से अभी जो वो आत्मा है वो शारीरिक रूप में तो इनसे कोई भी सेवा नहीं ले रही है, लेकिन आत्मिक रूप से भी जो सेवा लेने का प्रयास कर रही है, जो इनकी मानसिक सहयोग जो इनसे एक्सपेक्ट कर रही है, वह सहयोग इनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि इनका आपस में ये वाला पार्ट पीछे का रहा है। फिर दोस्तों उस ऑफिसर के साथ एक दूसरा ऑफिसर भी था जो कि इनसे अच्छे से बात करता था, जो कि किसी भी प्रकार का कोई वो एक इस प्रकार से इनको यूज और मैनिपुलेट और ये सब नहीं करता था, बस एक अच्छा दोस्त था। उस ऑफिसर को इन्होंने अपने इस जीवन के पति के रूप में देखा, वो पति जिससे कि अभी भी इनका जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल है, अच्छा रिलेशनशिप है। तो दोस्तों इसी प्रकार से अपने PLR के माध्यम से जो इनका इमीडिएट पास्ट लाइफ है उसके अंदर इनकी माँ और इनकी सास ने किस प्रकार का रोल इनके साथ प्ले किया, इसके बारे में इनको पता चल पाया था। दोस्तों जो हमारे हिसाब किताब होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गहरे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पुराने होते हैं। ऐसा ज़रूर रहा होगा कि इससे भी पीछे के कई सारे जन्म इन लोगों के आपस में रहे होंगे, जिसके अंदर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहे होंगे, जिसके अंदर एक दूसरे को किसी ना किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ पहुंचाई होगी, जिसके चलते फिर आगे जो हिसाब किताब हैं वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होते जाते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि जो PLR का केस हमने आप सभी के साथ साझा किया, ये केस आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इस जो कहानी हमने शेयर करी इसके अंदर आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।